अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 16 है और लेक्चर नंबर आज हमारा 5 है। हम अभी तक जो कर चुके हैं वो 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। 46 क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। मरने वाले ने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा है। वाइफ हमेशा जेड एफ है, जेबिल फ्रूज है, प्राइमरी है। ग्रैंड डॉटर अगर अकेली है तो जेड एफ है। मैटरनल सिस्टर ऑलवेज ही जेड एफ होती है। रियल सिस्टर अगर अकेली है तो जेड एफ है, लेकिन अगर वो डॉटर या ग्रैंड डॉटर के साथ में हो तो फिर वो असबा माँ गैरी बनती है। और डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर हो तो वो भी असबा माँ गैरी होती है। ये कैटेगराइज कर लिया गया। वाइफ का शेयर कितना होगा यहाँ पर? 1/4। 1/4। चूंकि औलाद नहीं है या है? जी, और कोई बताएगा कितना होगा? आज तो वैसी तादाद कम है लोगों की, 8 7 ही लोग हैं इंक्लूडिंग में है। So, 5वीं क्लास because में of grandchildren, it will become 1/8. 1/8 हो जाएगा। 50 लोगों में से 49 लोगों में से 8 लोग रह गए क्लास में। 1/8। ग्रैंड डॉटर का कितना होगा? पोती का हिस्सा कितना होगा अगर अकेली है तो? 1/2। अगर डॉटर के साथ में एक पोती होती तो पोती का शेयर कितना होता? 1/6. डॉटर के साथ में ग्रैंड डॉटर होती तो डॉटर का 1/2 होता और इसका 1/6 होता। चूंकि यहाँ पे डॉटर नहीं है, दैट्स वाई ग्रैंड डॉटर का 1/6 हो जाएगा। मैटरनल सिस्टर का कोई शेयर होगा? मैटरनल सिस्टर का कोई शेयर Mhm. नहीं। नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड डॉटर की वजह से कोई भी शेयर किसका नहीं होगा? मैटरनल सिस्टर का नहीं होगा। चाहे बेटा हो या बेटी हो, पोता हो या पोती हो। रियल सिस्टर को क्या जाएगा यहाँ पे? आर जाएगा, बचा हुआ हिस्सा। और पैटर्नल सिस्टर भी एएमजी है, लेकिन उसका कोई शेयर नहीं होगा ड्यू टू रियल सिस्टर एज ए एएमजी। क्योंकि रियल सिस्टर जो है एएमजी है यहाँ पे। अगर रियल सिस्टर ना होती तो पैटर्नल सिस्टर को आर चला जाता। तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में वाइफ है प्लस ग्रांड डॉटर है, दो ही लोग हैं। तो यहाँ पर 1/8 इसको चला जाएगा वाइफ को, 1/2 ग्रांड डॉटर को चला जाएगा। एलसीएम 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, यानी 5/8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर की जो वैल्यू है वो 1 - 5/8 हो जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे इसका एलशियम 8 आ जाएगा। 8 - 5 यानी 3/8 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर ये हो जाएगा
कि वाइफ प्लस ग्रांड डॉटर प्लस रियल सिस्टर। वाइफ 1/8 है, ग्रांड डॉटर 1/2 है, रियल सिस्टर 3/8 है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 1, ये 4 और ये 3, यानी 8/8 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? सर, वो पैटर्नल सिस्टर के बारे में थोड़ा बताइए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर को अगर हम देखते हैं तो मरने वाले के कौन ज़्यादा करीब है, रियल सिस्टर की पैटर्नल सिस्टर? रियल सिस्टर। रियल सिस्टर। तो जो रेसिडुअरी हैं, रेसिडुअरी में उनको पहले जाता है जो ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक। जी जी जी। तो यहाँ पर परसेंटेज में निकालना है तो वाइफ का 1/8 यानी 12.5% हो जाएगा। ग्रांड डॉटर का 1/2 है यानी 50% हो जाएगा। और रियल सिस्टर का 3/8 है यानी 37.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 47 की तरफ। बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। वाइफ हमेशा ही ZF होती है, मदर हमेशा ही ZF होती है, डॉटर कभी ZF होती है और कभी वो आसबा बिगैरी में चली जाती है। लेकिन डॉटर अगर अकेली है, सन के साथ में नहीं है, तो ZF है। ग्रांड डॉटर भी ZF है। रियल सिस्टर के साथ डॉटर ग्रांड डॉटर या केवल डॉटर हो या ग्रांड डॉटर हो तो ये AMG बन गई। क्यों बन गई AMG? ड्यू टू डॉटर और ग्रांड डॉटर की वजह से या उसकी वजह से। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अगर अभी पैटर्नल ब्रदर नहीं होता तो पैटर्नल सिस्टर क्या होती? AMG होती। एएमजी। लेकिन चूंकि उसका भाई साथ में है इसलिए वो ABG होगा, असबा बिगैरी ही होगा। अब यहाँ पर जो रेसिड्यू है वो किसको जाएगा? क्लोज कौन है? क्लोज अभी भी रियल सिस्टर है, तो इसको R जाएगा और इनको नहीं जाएगा नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर की वजह से इनको हिस्सा नहीं जाएगा। वाइफ का 1/8 होगा, औलाद मौजूद है, माँ का 1/6 होगा। एक ही डॉटर है तो 1/2, और डॉटर के साथ में एक पोती हो या एक से ज़्यादा पोतियाँ हों तो उसका हिस्सा 1/6 होगा। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में जितने भी ज़बल फ्रूज हैं, प्राइमरी ईयर्स हैं, उनके नाम लिख लिए, वाइफ, मदर, डॉटर एंड ग्रांड डॉटर। वाइफ का 1/8, मदर का 1/6, डॉटर 1/2 एंड ग्रांड डॉटर 1/6। एलशियम जनरली जब 8 होता है तो 24 आ जाता है। 8 3 6, 4 24, 2 12 24 और 6 4 24। तो कितना हो गया? 12 4 16 और 4 20 3 23, 23/24। इट मीन्स आर की वैल्यू 1 - 23/24। ये 24 हो जाएगा, 24 - 23 यानी 1/24। तो यहाँ पर वाइफ प्लस
मदर प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस रियल सिस्टर, इनका पहले से 1/8 था, 1/6 था, 1/2 था, 1/6 था, इसका 1/24 निकला। तो ये 24, ये सेम ही हो जाएगा, 3, 4, 12, 4 और ये 1, ये तो 24/24 आ जाएगा। परसेंटेज में अगर निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज में निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर परसेंटेज में जब आप निकालेंगे तो वाइफ का तो जो शेयर है 1/8 है, यानी वो तो 12.5% हो गया। मदर 1/6 है, 16.67% हो गया। एक डॉटर है 1/2 है, उसको 50% जाएगा। ग्रैंड डॉटर का 1/6 है, यानी उसको 16.67% जाएगा। और जो रियल सिस्टर बची है वो 1/24 है, जो कि 4.16% जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर नया कुछ फार्मूला आज देखने को मिलेगा। 48 में हस्बैंड हमेशा ही ZF होता है। मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी और पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी, अभी तक दादी और नानी के हिस्से नहीं आए थे। ये भी ZF है, ये भी ZF है, डॉटर भी ZF है, और ये जो सिस्टर है ये AMG है। औलाद मौजूद है, इसलिए हस्बैंड का शेयर 1/4 होगा। अगर माँ मौजूद ना हो, मदर मौजूद ना हो, तो माँ का जो हिस्सा है वो, अगर नानी होती तो नानी को 1/6 चला जाता, और अगर नानी ना होती तो दादी को 1/6 चला जाता। जब कभी भी नानी और दादी एक साथ एग्जिस्ट करेंगी तो इनको 1/6 में ही बराबर तकसीम किया जाएगा। इसलिए ईच का 1/6 और ये हो जाएगा 1/12। डॉटर का 1/2 और रियल सिस्टर या पैटर्नल सिस्टर जो भी होगी उसको जाएगा R। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में हस्बैंड है प्लस इसको MGM लिख दीजिए, मैटरनल ग्रैंड मदर, PGM पैटर्नल ग्रैंड मदर, D डॉटर, 1/4, 1/12, 1/12 एंड 1/2। ये 12 हो गया, ये 4 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया। 6 7 8 और 3 11, यानी R की वैल्यू 1 - 11/12, और ये 12 माइनस ये, और ये 1/12। तो यहाँ पर सबकी जो वैल्यू है वो आप चाहें तो परसेंटेज में निकाल लें डायरेक्टली। हस्बैंड का जो शेयर है 1/4 यानी 25% है। MGM और जो PGM है वो 1/12 यानी ये 8.33% आएगा। ये भी 8.33% आएगा, चूंकि 1/6 होता तो 16.67% हो जाता। डॉटर का 1/2 है, यानी 50% है। और जो R है ये सिस्टर का हो गया। तो रियल सिस्टर हो या पैटर्नल सिस्टर हो, वो 1 उसका 12 हो गया, यानी 8.33% हो गया। तो यहाँ पे एक नया रूल सीखा, अगर दादी अकेली है तो उसका हिस्सा 1/6, अगर नानी अकेली है तो उसका हिस्सा 1/6,
अगर दोनों एक साथ हो जाएं तो 1/6 में ही बराबर की शरीक होंगी, लेकिन अगर मरने वाले की माँ एग्जिस्ट करती है तो न दादी को हिस्सा जाता है ना नानी को जाता है। ये आपके लिए आज का पहला होमवर्क, क्योंकि दादी और नानी के बारे में अभी बता दिया गया है। ये दूसरा होमवर्क, आज का होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3। याद रहे कि माँ की मौजूदगी में दादी नानी को हिस्सा नहीं जाता है। ये भी होमवर्क है, इसको आप रियल ब्रदर कंसीडर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53। मरने वाले ने अपने पीछे वालिद साहब को छोड़ा है। वालिद साहब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? क्या बनेंगे? जेड एफ बनेंगे, एबीएन बनेंगे, जेड एफ प्लस एबीएन, क्या बनेंगे तीनों में से? जी क्या बनेंगे वालिद साहब? sir, ZF। ABN. वालिद साहब क्या बनेंगे? एबीएन। क्योंकि कोई औलाद नहीं है। औलाद में बेटा बेटी पोता पोती अगर होते तो वालिद साहब जेड एफ 100% होते। लेकिन औलाद में बेटी या पोती या पड़पोती होती तो जेड एफ प्लस एबीएन बनते। लेकिन जब औलाद नहीं है तो वालिद साहब क्या बनेंगे? एबीएन। अच्छा, ये जो भाई है इसको अगर हम रियल ब्रदर मान लें तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ABN। ये भी एबीएन में आएगा। और चाचा कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ABN। ये भी अब 3 एबीएन हो गए। तो हमारे पास जो लिस्ट है एबीएन की, पहली लिस्ट में हम देखते हैं कैटेगरी 1 में कि उसमें सन होता है, ग्रैंड सन होता है, ग्रेट ग्रैंड सन होता है। दूसरी में देखते हैं वालिद साहब होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर होते हैं, एंड सो ऑन। C3 में देखते हैं रियल ब्रदर होता है, फिर पैटर्नल ब्रदर होता है, फिर रियल ब्रदर की किड्स होते हैं, फिर पैटर्नल ब्रदर के किड्स होते हैं। C4 में देखते हैं रियल अंकल होते हैं, पैटर्नल अंकल होते हैं, रियल अंकल के किड्स होते हैं और पैटर्नल अंकल के किड्स होते हैं। तो फादर कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? C2। C2 फादर आ रहे हैं C2 के अंदर। अंकल कौन सी में आ रहे हैं? C4। C4। और ब्रदर? C3। C3। तो अब यहाँ पे जो असबा अभी नफसी की जो कैटेगरी है, कौन ज़्यादा क्लोज है? Father। फादर। तो इसका मतलब जो होल प्रॉपर्टी होगी वो किसको चली जाएगी? वालिद साहब को चली Father। जाएगी। मरने वाले ने, अब मरने वाला लड़का भी हो सकता है, मरने वाली लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना? दोनों का ही फादर होगा तो लड़का होगा। अब कोई कुछ भी नहीं और कोई नहीं बचा तब भी फादर को जाएगा। अगर लड़की है और कोई है ही नहीं, फादर है, तो भी फादर को ही चला जाएगा। तो चाचा को नहीं जाएगा, इसको नहीं जाएगा। यहाँ पर एक नया रूल है, ये मैं करा देता हूँ। फादर की कैटेगरी यहाँ पर क्या होगी? जेड एफ और That's ABN। ए बी एन। तो जेड एफ के बतौर तो 1/6 हासिल होगा।
और बचेगा तो आर जाएगा, कंपलसरी नहीं है। मैटरनल ग्रांड मदर यानी नानी, ये जेड एफ है। पैटर्नल ग्रांड मदर भी जेड एफ है, डॉटर भी जेड एफ है। अब यहाँ पे एक रूल और सीखना है। अगर एम जी एम है तो उसका 1/6 है। अगर पी जी एम है तो उसका 1/6 है। अगर एम जी एम और पी जी एम एक साथ हैं तो उनका 1/6 है। और नो शेयर, कोई शेयर नहीं है एम जी एम का एंड पी जी एम का, इफ मदर प्रेजेंट। अगर मदर मौजूद है तो इनका कोई हिस्सा नहीं है। एक रूल और है, नो शेयर ऑफ पीजीएम इफ फादर इज प्रेजेंट। इतने रूल शेयर ऑफ मदर के अंदर ये वहां लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, किसको जाएगा हमारे केस में, कौन सी दादी को जाएगा, कौन सी ग्रैंड मदर को जाएगा? मैटरनल। मैटरनल को जाएगा। तो 1/6 इसको जाएगा और इसका नो शेयर हो जाएगा, नो शेयर ड्यू टू फादर। बेटी को 1/2 जाएगा। तकरीबन सारे ही वारिसिन के बारे में पढ़ चुके हैं, सिर्फ दादी रह गई थी। बाकी अब आप और जो सवाल आएंगे उसमें कुछ केस स्टडीज आएंगी कुछ देर के बाद। तो स्टेप नंबर 2 में वालिद साहब हो गए, एम जी एम एंड डॉटर। वालिद साहब का 1/6 है, एम जी एम जो है वो 1/6 है, एंड डॉटर 1/2 है। तो ये 6 हो गया, ये 1 + 1 + 2 3 कितना हो गया, 5/6 हो गया। यानी आर की वैल्यू जो है 1 - 5/6, और ये 6 हो गया, 6 - 5 यानी 1/6। यानी वालिद साहब को दो तरीके से जा रहा है। तो फादर का जो हिस्सा हो गया 1/6 पहले था, 1/6 अब मिला। इसका 6 एलशियम आ जाएगा, ये 1 ये भी 1, यानी 2/6 हो गया। तो ये 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो ये 1/3 हो गया। इसका मतलब फाइनल आंसर ये हो गया, फाइनल शेयर्स ये हो गए कि फादर का जाएगा 1/3 यानी 33.33%। जो मैटरनल ग्रांड मदर है उनको 1/6 जा रहा है यानी 16.67%। और जो डॉटर है उसको 1/2 यानी 50% शेयर जा रहा है। तो आज हमने दादी और नानी के बारे में कुछ नई चीज़ें देखी। ये होमवर्क है। होमवर्क नंबर कितना हो गया, 4, 5 हो गया। ये होमवर्क नंबर 5 हो गया। यहाँ पर दादा मौजूद हैं, तो अगर वालिद साहब मौजूद ना हो तो दादा की वही कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं जो कि वालिद साहब की थी, ZF + ABN और ABN। पैटर्नल ग्रांड फादर की क्या कैटेगरी लिखे हैं यहाँ पे, ZF + ABN। ZF + ABN। चूंकि वालिद साहब नहीं हैं तो इनको 1/6 भी जाएगा प्लस आर भी जाएगा। दादी ZF है, और नीचे वाली कौन है, मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर, क्या बोलेंगे इसको, ये कौन बनी, परनानी। परनानी। तो परनानी भी ZF होगी, और टू डॉटर भी ZF है। अब जो क्लोजेस्ट है वो पैटर्नल ग्रांड मदर है या
पर नानी क्लोज है, कौन क्लोज है? मरने वाले की दादी भी है और मरने वाले की नानी नहीं है, पर नानी है। एक दादी जनरेशन क्लोज है। आगे दादी ज्यादा करीब हो गई, तो इसका नो शेयर हो जाएगा ड्यू टू पीजीएम। ऐसी अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा उल्टा हो जाता कि नानी होती, यानी मैटरनल ग्रैंड मदर होती, और एक होती आपके पास पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर, तो फिर उस केस में नानी को चला जाता, दादी को नहीं मिलता। तो ये 1/6 और ये 2/3। सर इसमें पैटर्नल ग्रैंडफादर का जो हमने निकाला 1/6 + r, वो तो ये, वालिद साहब नहीं है, तो उनकी जगह पे दादा आ गए। अच्छा वो कोई भी दादा हो सकते हैं, पैटर्नल या नहीं, मैटरनल? मैटरनल में तो मैटरनल लिखेंगे ना। ओके। मैटरनल ऐसी से दादी में लिखा है, यहाँ पे नानी में लिखा है। मैटरनल जो आएंगे वो नाना चले जाएंगे, वो जबिल अरहम में चले जाएंगे। ओके। जबिल अरहम के ऊपर अभी तक मैंने रिसर्च वर्क नहीं किया है। कल से मैंने जबिल अरहम को अभी स्टडी करना शुरू किया। इंशाल्लाह 1 साल के बाद एक किताब आएगी, शेयर्स ऑफ जबिल अरहम या किंड्रेड के बारे में, जो तीसरे कैटेगरी के शेयरर्स हैं। अभी तक मैंने जबिल फरूज पे और असबात पे काम किया 7 साल में। जबिल अरहम इंशाल्लाह अगले साल तक आ जाएगी। अच्छा। हो सकता है आपका कोर्स ख़त्म हो तो तब तक मैं कुछ सवालात करा दूँ उसके। आपका पहला बैच होगा अगर जबिल अरहम पढ़ेगा तो। सर जो आपने एक लास्ट होमवर्क में लास्ट एक्सरसाइज दी थी उसमें उस शायद उसमें भी जबिल जबिल अरहम का, जी, रहा अरहम के रहे हैं। बारे में था जी। तो ये जब आ जाएगा असबात और ये, तो फिर वो अंडरस्टैंड होगा। जबिल अरहम को तब जाता है जब आपके पास रेसिड्यूरी में से कोई ना हो, जबिल फ्रूज में से कोई ना हो, तब जाता है। तो वो कंडीशन तब एग्जिस्ट करती है जाके, वो रियर चांसेस हैं। या समटाइम्स होता है कि हादसे हो गए ट्रेन में या बस में या कार में, तो प्राइमरी ईयर्स भी चले गए, सेकेंडरी भी चले गए, अब वो बच गए। अदरवाइज तो कहीं ना कहीं असबात निकल ही आता है जाके। दूसरा जो है स्टेप, उसमें PGF, पैटर्नल ग्रांड फादर, पैटर्नल ग्रांड मदर, और डॉटर प्लस डॉटर। तो ये 1/6, इनका भी 1/6, और हर एक डॉटर का 1/3, क्योंकि 2 डॉटर्स का 2/3, ये 6 आ जाएगा। ये 1, ये 1, ये 2, और ये 2, कितना हो गया? 6/6। यानी आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हुआ? 0। तो समटाइम्स ऐसा होगा कि वो असबा बिनफ्सी बन तो रहा है, बट उसके लिए कुछ बचा नहीं है। 5, 6, ये छठा होमवर्क है। ठीक जी। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा, जो चार आपके पास मेल थे, यानी फादर, ग्रैंडफादर, और हस्बैंड और मैटरनल ब्रदर, ये चार मेल हजरात थे। और फीमेल में माँ, बीवी, बेटी, पोती, सगी बहन, सौतेली बहन, दादी और नानी, ये लोग थे, यानी 8 या 9। उन सब के बारे में तकरीबन सारे सवालात हमने कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर कुछ केस स्टडीज हैं। 3 केसेस एग्जिस्ट करते हैं कि जिसको हम यहाँ पे, इस पहले वाले कितने केस हैं? 3 3 है, ठीक है जी। यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं पहला केस। यहाँ पर एक ऐसा केस है जिसमें टोटल शेयर ऑफ ZF, अभी तक हमने मिक्स मोड पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है अभी तक उसमें प्राइमरी ईयर्स भी हैं और
रेसिडुअरी भी हैं, राइट। ये सारा किसके बारे में आ रहा है? जबिल जेड फ्रूट के एफ। बारे में, केवल प्राइमरी ईयर्स के बारे में। इफ ओनली प्राइमरी ईयर एग्जिस्ट, तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एलसीएम इक्वल टू 1, तो ये कहलाता है यूनिटी। एक केस ये बन सकता है, ठीक। दूसरा, चलो इसको करते हुए चलते हैं। तो एक केस यहाँ पे, अगर सारे ही जो ईयर्स हैं प्राइमरी ईयर्स हों, तो ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है कि टोटल प्राइमरी ईयर्स के अंदर ही तकसीम हो जाए। तो यहाँ पे जो हस्बैंड है उसकी कैटेगरी क्या है? जेड एफ। और रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या है? जेड एफ। हस्बैंड के बारे में कौन सी आयत में लिखा हुआ है? 4:12 के अंदर कितना हिस्सा मिलेगा? औलाद नहीं है, 50%। हाफ। और रियल सिस्टर के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 4:176, 176 में, आखिरी आयत करीमा सूरा निसा की। एक ही बहन है, 1/2। यानी इसको ही 50% चला गया, इसको ही 50% चला गया। अगर हम हस्बैंड प्लस रियल सिस्टर करते हैं तो 1/2, 1/2, एलशियम 2 आ गया, 1+1, 2/2 इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू दी यूनिटी। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? समटाइम्स ऐसे सवालात आएंगे कि जिसमें केवल प्राइमरी ईयर्स हैं, जबिल फ्रूज हैं, और उनका टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, यानी ये वाला टोटल शेयर ऑफ जेड एफ हो गया ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू ये हो गई, और ये वाली वैल्यू ये हो गई। यानी यू कैन से दैट कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। इसको क्या बोलते हैं? शुमार कुनिंदा, और क्या बोलते हैं दूसरा? है बड़ा टफ वर्ड है उर्दू के अंदर, है रियाजी के अंदर। तो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर है, नीचे वाली डिनोमिनेटर है। अगर ये बराबर 1 के होता है, एक कंडीशन तो ये एग्जिस्ट करती है। यानी हमें स्टेप 2 के बाद आगे प्रोसीड करना ही नहीं है, दो ही स्टेप में कैलकुलेशन हल हो गया। इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे अभी, क्योंकि ये उसमें हमने तकरीबन हमारे पास 120 सवाल हैं, उसमें से 100 सवाल है, यानी अभी 40 सवाल मान लीजिए इन्हीं कैलकुलेशंस के ऊपर होंगे, जिसमें वो ये भी होंगे, और पीछे से हम उसमें रिवाइज कराने के लिए कुछ रेसिड्यूरी भी ले आएंगे बाद में। दूसरा केस ये हो सकता है कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एलसीएम ग्रेटर देन 1 हो जाए। ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑल। AWL से भी कुछ किताबों में लिखा होता है, या AUL से भी लिखा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। बट हमें मैथमेटिकली याद करना है कि अगर न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो अब सॉल्यूशन कैसे करें? यहाँ तक तो सॉल्यूशन पता था भाई, चलो हो गया। अभी तक तो कोई सवाल ऐसा आया आपका जिसमें ग्रेटर ग्रेटर देन 1 आ रही हो वैल्यू? जी, इतने नहीं। सवालों में अभी तक आपने नहीं किया, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ये कहलाता है डॉक्टराइन ऑफ ऑल, है लॉ ऑफ सक्सेशन की किताब में। इसके ऊपर मैंने अलग से वाइट पेपर लिखा है, जो मैं आप लोगों को शेयर जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो करूँगा। There are many online resources available to learn about the law of succession in India. Here are a few options. The Indian देखो, मेरा मोबाइल फ़ोन ऑन था, उसने जो है आपको जो पढ़ा रहा था लॉ ऑफ सक्सेशन, उसने सुन लिया और उसने एंट्री देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 होगा। ये डॉक्टराइन ऑफ ऑल या रूल्स ऑफ ऑल कहलाएंगे। इस केस में जो क्वेश्चन दे रखा है, हस्बैंड दे रखा है, हस्बैंड अकेला है, और दो रियल सिस्टर हैं। हस्बैंड का शेयर कितना होगा? हाँ। और टू रियल सिस्टर कितना होगा? 2/3। 2/3। अब यहाँ पर एक इशू पैदा हो गया कि अगर हम हस्बैंड भी जेड एफ है और टू रियल सिस्टर भी जेड एफ हैं,
तो यहाँ पे टू रियल सिस्टर भी ZF हैं, ये 1/2 है और ये 2/3 है। अगर हम इसका एल्शियम लेते हैं ये 6 आएगा। 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया? 7/6। ये ग्रेटर देन 1 हो गया जी। यस। यस। अच्छा, क्या ये जो कंडीशन लिखी है, क्या ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती? ये कर सकती है। कर सकती है। अब कर सकती है, अब आप मान लें कि उसमें से कोई हस्बैंड है क्लास में से, उसमें से 2 रियल सिस्टर हैं। तो हस्बैंड अगर ये कहे जी मेरे को तो अपना हिस्सा चाहिए, तो लॉस में कौन जाएगा? अगर हस्बैंड को हम पहले दे दें 50% शेयर है, तो 2 बहनों के लिए कितना बचा? 50%। रिमेनिंग 15 तो लॉस में कौन जा रहा है? बहनें। और अगर बहनों को 66.67% दे दें, चूंकि वो कहेंगी जी हमारा हक तो कुरान करीम में लिखा हुआ है इतना दो, तो फिर लॉस में कौन जाएगा? हस्बैंड। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो? तो ये सॉल्यूशन आपकी ज़िंदगी मुबारक में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में ये केस नहीं आया इस तरह का। ये केस सबसे पहले रिजॉल्व जब किया गया तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये केस आया। तो इसके ऊपर बहुत सारी तनकीदें होती हैं कि उन्होंने गलत किया और ये किया वो किया, कुरान में एरर्स हैं, कुछ लोग इस पर ही पॉइंट आउट करते हैं। इसी के ऊपर मैंने वाइट पेपर लिखा है 9 पन्ने का, जो मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ के साथ में दूंगा। अब इसको समझने के लिए एक मिसाल समझें तो ये समझने में आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लीजिए कि आप मार्केट से एक रोटी लेकर आते हैं और आपने अपने घर के बच्चों में क्या किया कि अपने एक बच्चे को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आमिर को दे दिया एक टुकड़ा तोड़ कर कि भाई आपने 1/4 खाना है, उसके हाथ में दे दिया आपने तोड़ के। दूसरे बच्चे को आपने इतना दे दिया, लेट से साजिदा को आपने दे दिया 1/2, क्योंकि उसकी खुराक अच्छी है, वो सेहतमंद है। इसकी कम है, ये इतनी ही खाता है, पेरेंट्स को अच्छी तरीके से पता है किसने कितना खाना है। और तीसरे बच्चे को उन्होंने फिर 1/4 दे दिया, लेट से ये असना को दे दिया 1/4। तीनों बच्चों के हाथों में आपने एक बाहर से रोटी या पिज्ज़ा वॉटेवर जो भी था उसको मंगाया और एक ये जो है सबको दे दिया। इतने में आपका जो घर का दरवाज़ा था, उस घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, किसी ने बैल बजाई, यहाँ पे किसी ने नॉक किया। पता लगा कि उसी बिल्डिंग के कुछ 2 बच्चे और आपके घर पे आ गए। एक बच्चा, मान लिए आसानी से समझने के लिए, एक बच्चा और आ गया जो आपके बच्चों का स्कूल का साथी है। तो अब 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखते हैं कहाँ तक आप आंसर देते हैं। इस बच्चे को आप यहाँ कुर्सी पे बैठा देंगे और ये कहेंगे कि भाई बेटा एक काम करें, आप बैठ जाएं यहाँ पे, और आपके तीनों बच्चे खाना खा रहे होंगे और ये बैठ के मुंह देख रहा होगा। क्या ये सही है? नहीं। नहीं। तो पहला ऑप्शन ठीक नहीं है, नहीं। खिलाफ जा रहा है इस्लाम के। दूसरा तरीका ये अगर अपनाया जाए कि भाई साजदा के पास आधी रोटी है, बाकी के पास 1/4 1/4 है, ये इनके पास अपनी फुल डाइट है, इसके पास अपनी फुल डाइट है। इसमें से हम क्या करें कि भाई 1/4 जो है इसको दे दें। साजदा के हिस्से में से साजदा के पास कितना रह गया? 1/4। चार। यानी उसके पास जो रह गया आधा, 25% रह गया, जबकि उसकी खुराक तो इतनी थी, इनके पास पूरी खुराक है। तो क्या ये इंसाफ है? नहीं। जी भाई।
भाई नहीं क्लास है में ये क्या भी। 10 लोग हैं, क्या ये इंसाफ है? नहीं है। नो सर। ये भी नहीं है। तो पहला इंसाफ का तकाजा भी खराब है जो पहला किया गया कि साहब एक उसको खाली बिठा के रखा जाए। दूसरा, अगर कोई सॉल्यूशन देता है कि भाई जिसके पास आधी रोटी है उसको दे दो, तो भाई उसका पेट कैसे भरेगा? बाकी वो कल ये कहेगी कि भाई आपने मेरा तो दे दिया लेकिन इनके भाइयों क्यों नहीं दिए। तो बेटर तरीका इज दैट कि हम ऐसा क्यों ना करें कि सब में से कुछ इक्वल पोर्शन ले लिया जाए, इसका भी कुछ हिस्सा ले लिया जाए, इसका भी कुछ हिस्सा ले लिया जाए, और इसका भी कुछ हिस्सा ले लिया जाए, और इसको दे दिया जाए। तो कौन सा तरीका बेटर है, पहला, दूसरा कि तीसरा? तीसरा। तीसरा। अब तीसरे में अगर 100% उस अमल पे हम इम्प्लीमेंट कर लें कि अगर हमने इससे साजदा से कुछ पार्ट लिया है तो उसका भी वही परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, यानी परसेंटेज डिक्रीज हर एक का बराबर अगर हो जाए, तो ये फैसला ज्यादा बेटर है, फोर्थ वाला। भाई अंदाजे से ले लिया जाता किसी से, वो ना लेकर बाकायदा परफेक्शन के साथ में सबका इक्वली परसेंटेज डिक्रीज कर दिया जाए। इसमें से अगर लिया जाए तो इसका 25% अगर लिया जा रहा है, इसका ही 25% लिया जा रहा है, तो इसका ही 25% लिया जाए। या इसका 10% लिया जा रहा है, इसका 10 लिया जा रहा है, तो इसका भी 10% लिया जाए। तो ये ज़्यादा परफेक्शन होगा। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फ़ैसला दिया उस टाइम पर? उन्होंने सिंपल सा एक रूल कहा। क्या कहा उन्होंने? रिप्लेस कर दो डिनोमिनेटर को, इसको वाया न्यूमरेटर से, इससे। एक छोटा सा उन्होंने सॉल्यूशन दिया, और उसके पीछे बिहाइंड दैट मैथमेटिक्स यही था, इसको यहां ले आइए, इसको हटा दीजिए, ये 7 कर दीजिए। ये किसने रूल दिया? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो हस्बैंड का शेयर कितना हो गया? 3/7। और 2 डॉटर्स का शेयर कितना हो गया? 4/7। ओ बस सर। अब इसमें जो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हुआ है सबका इक्वली प्रोपोर्शन में होगा। हस्बैंड का भी उतना ही डिक्रीज होगा परसेंटेज जितना हर एक सिस्टर का होगा। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ना इंसाफी हुई है। ठीक है जी। इसका पूरा जो कैलकुलेशन है वो मेरे रिसर्च पेपर के अंदर है। तो मैं आपको लास्ट में खैर पढ़ाऊंगा उसको, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कितना हो रहा है। तो इन केस ऑफ दी ऑल के केस में क्या होता है? परसेंटेज ऑफ डिक्रीज होता है, क्योंकि सबका हिस्सा क्या हो जा रहा है? थोड़ा थोड़ा कम हो जा रहा है। तो जब कभी भी इस तरह का कोई केस आएगा कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो, तो पहला स्टेप तो ये है, दूसरा स्टेप ये है, और क्या करना है कि यहाँ के न्यूमरेटर को यहाँ पर ले आना है, डिनोमिनेटर हट के इसकी जगह पर ये आ जाएगा। अब इसका नया शेयर ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है। कोई डाउट किसी को भाई? अरे आवाज़ नहीं आ रही भाई। क्लियर है सर। क्लियर सर। अब आप इसके लिए आप मेरा केस नोट कर लीजिए। मेरा जो केस है, अगर मान लो मेरी डेथ आज ही हो जाती है, तो मेरा जो केस बनता है वो आपने सॉल्यूशन करके भेजना है जी। ये मेरा केस है, मेरी जो किताब है उसका ही केस है। अनवर की अगर डेथ हो जाती है तो प्रेजेंटली फादर हैं, मदर हैं, पैटर्नल ग्रांड मदर भी हैं, अभी 104 साल की हैं वो दादी जो हैं, और ये भी मौजूद हैं, ये भी मौजूद है, ये मौजूद हैं, वाइफ है, और 4 मेरी डॉटर्स हैं, और 3 रियल ब्रदर हैं,
और 2 रियल सिस्टर। ये मैंने अपना केस लिख दिया, आपने इसको सॉल्व करना है। ये ये भी किसका केस आएगा? ऑल का। और ये फाइंड आउट करना है किसको कितना परसेंटेज जा रहा है। ठीक है जी, ये भी होमवर्क हो गया मेरे वाले केस का। तो 2 केस तो ये हो गए जो हमने पढ़ लिए कि एक में यूनिटी है और दूसरे वाले में क्या है आपके पास। यूनिटी वाले तो हमने बहुत सारे सवाल किए। अब ग्रेटर देन वाले सवाल ऑल वाले कहलाएंगे। जब कभी भी ऐसा होगा तो इसको हटा के रिप्लेस करने का है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिक एलसीएम यानी न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस देन 1, ये कहलाता है रद्द। RADD या कहलाता है RETURN रिटर्न। तो रूल्स ऑफ रिटर्न या डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न, इसके ऊपर मेरी अलग से एक किताब है जिसको आप फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे, फाउंडर पे जाएंगे और मेरी सेपरेट किताब है रूल्स ऑफ रिटर्न। इसके ऊपर 18-20 सवाल तो मैंने कराए और फिर तकरीबन 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं रूल्स ऑफ रिटर्न के ऊपर। उसी में से आपको एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो रूल्स ऑफ रिटर्न में क्या रूल दिया गया? ये रूल भी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में दिया गया। इसमें वाइफ क्या है? ZF है। और डॉटर भी क्या है? ZF है। वाइफ का कितना हो गया? 1/8। डॉटर कितना हो गया? 1/2। 1/2। तो ऑल का केस तो बड़ा सिंपल सा केस था। इस वाले केस में जब हमने किया तो पता ही चला कि वाइफ प्लस डॉटर को जो हम लेते हैं तो वाइफ का 1/8 और डॉटर का 1/2, और ये एलशियम हो गया 8, और ये 1 प्लस ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5/8, कितना हो गया लेस देन 1। तो बच गया। आप क्या करें? तो उस किताब में आप पढ़ेंगे कि इसके सॉल्यूशन का तरीका अब क्या होगा। जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया फैसला वो क्या था? आपने फरमाया कि सबसे पहले वाइफ को हिस्सा दे दो। किसको दे दो? वाइफ को दे दो। दूसरे नंबर पे रेसिड्यू निकालो, कितना बचा? कितना बचा? 1 - 1/8 कितना आ गया? 8। 8 - 1 और 7/8 जो बचा तीसरे नंबर पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन या एमंग ऑल दी प्राइमरी ईयर्स के अंदर। बट हस्बैंड एंड वाइफ विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर RETURN। हस्बैंड और वाइफ को दोबारा से हिस्सा नहीं जाएगा। हस्बैंड वाइफ को क्या जाएगा? फिक्स्ड शेयर जाएगा। जो बचेगा उसमें बाकी लोग इन्वॉल्व होंगे। तो यहां पर हमारे केस में वाइफ को देने के बाद कौन बचता है? डॉटर। डॉटर बचती है। तो इन दैट केस के अंदर जो R है यानी 7/8 ये किसको चला जाएगा? डॉटर को डॉटर। चला जाएगा। अगर और लोग होते तो फिर उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते। देखते हैं कोई अगर सवाल इस तरह का आता है, अभी देख पता लग जाएगी।
तो ये वाला जो केस हुआ, ये मल्टीपल जो केसेस हैं मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ सवाल आज का जो सेशन है ये ख़त्म करेंगे। मैं एक इस तरह का सवाल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो केस 3 को सारे लोग वहाँ से सॉल्व धीरे धीरे करते रहेंगे। कॉपी में, उसमें किताब में उसका सॉल्यूशन भी है, और उसके अंदर उनके क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। तो इस किताब को हम चले जाते हैं यहाँ पे, और रद्द के अकॉर्डिंग इस किताब को हम देख लेते हैं। ऑल की तो कोई कंडीशन है नहीं, सिर्फ हटा के उसको न्यूमरेटर पे कन्वर्ट करना है। बट इस वाले केस के अंदर हम ये देखते हैं कि रद्द के केस में 3 केस स्टडीज आती हैं, उसमें भी 3 पार्ट्स बनते हैं। तो वो धीरे धीरे हम बीच में जो क्वेश्चंस आ देंगे वो कराते रहेंगे, और आपको यहाँ से ये मिलता रहेगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने कितने 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। और उसमें एक क्वेश्चन यहाँ दिखा देते हैं जिसमें कुछ पेचीदगी हो। ये वाला तो यही हो गया आपके पास। हम्म। जैसे अब ये सवाल ले लीजिए। इस वाले केस में अगर हम ये देखते हैं, तो मरने वाले ने जो छोड़ा है अपने पीछे, वो अपनी बेटी को, माँ को, वाइफ को छोड़ा है। पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि वाइफ को कितना, बेटी को कितना चला गया, 1/2, माँ को 1/6, वाइफ को ये। तो इसका प्राइमरी ईयर्स जब निकालेंगे टोटल और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया, 19/24 हो गया। तो अब कोई रेसिड्यूरी तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब <<1 हो गया ये। यहाँ तक क्लियर है जी भाई? जी। तो जब <<1 हो गया तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सारे जो इनहेरिटर्स हैं वो जबल फरोज हैं, और केस ऑफ ये रद्द है। और रद्द किसको नहीं जाता, हस्बैंड और वाइफ को नहीं जाता। इस केस में चूंकि वाइफ है तो वाइफ को नहीं जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले हम किसको दे देंगे, वाइफ को दे देंगे। अब जो बचा, कितना बचा, 7/8। तो 7/8 किसको जाएगा, माँ को और बेटी को। तो माँ और बेटी को उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डॉटर को लिखेंगे, मदर को लिखेंगे, और यहाँ पर इनका एलसीएम ये आ जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि 1/2 और 1/6 में क्या रेशियो बन रहा है, क्या निस्बत बन रही है। तो यहाँ पर ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो इनका जो रेशियो निकल आया यहाँ से, ये निकल आया। आगे इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 4/6 हुआ और 2/3 हुआ, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हमने केवल ये वाली वैल्यूज़ निकाली थी कि जो 7/8 बचा है, इसमें अब कितने डिवीज़न हो जाएंगे, कितने डिवीज़न हो जाएंगे, दो। 2 क्यों हो जाएंगे, 3:1 3 और 1 3 क्यों हो रेशियो जाएंगे, सारा भूल गए पीछे। जब रेशियो निकालते हैं तो एडिशन ऑफ रेशियो होता है। एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा, 4 3/4। तो ये 4 हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ रेशियो 4 हो जाएगा। तो अब 7/8 जो बचा है उसमें से 4 हिस्से किए जाएंगे, और बेटी को कितना जाएगा, 7/8 ही हो गया। बेटी का रेशियो कितना है, 3 है। 3 तो ये 3 आ जाएगा, और एडिशन ऑफ रेशियो 4 आ जाएगा, यानी बेटी को इतना शेयर जाएगा। और ऐसे ही माँ का निकालेंगे। तो ये रूल भी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये निकला, और फिर फाइनल आंसर आपके पास ये निकला। ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन तो वो हो गया कि जिसमें केवल कोई है ही नहीं, और आपके पास एक क्वेश्चन, आपके पास ये हो गया। एक क्वेश्चन और आएगा, मतलब 3 तरह के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। हस्बैंड के साथ में हो सकता है, वाइफ के साथ में हो सकता है, विदाउट हस्बैंड एंड वाइफ हो सकता है पर समटाइम्स ये ऐसा। पिछले वाले क्वेश्चन से ये डिफरेंट कैसे, प्राइमरी हेयर्स में तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहा आपने। कहाँ पर, अभी जो आपने ब्लैक बोर्ड पे जो क्वेश्चन करवाया था उसमें आपने कहा कि प्राइमरी हेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन कौन से वाले के अंदर, इस वाले में, हाँ इस वाले में। डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ऑल द प्राइमरी ईयर्स, सब प्राइमरी ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हस्बैंड वाइफ को दोबारा नहीं जाएगा। इक्वल कहाँ बढ़ा है यहाँ पे। ओके, हाँ इक्वल नहीं तो है, जब वो ओके। जाएगा तो उनके उसके अकॉर्डिंग जाएगा, जो रेशियो के अकॉर्डिंग। रेशियो के अकॉर्डिंग, ओके। अगर फर्ज कर लीजिए कि एक सवाल ऐसा होता है यहाँ पे कि
केवल डॉटर होती और ग्रैंड हम्म, डॉटर होती और कोई ना होता, यहाँ तो हस्बैंड भी नहीं है हम्म, और वाइफ भी नहीं है, तो इसका कितना है 1/2 और इसका कितना है 1/6। 1/6। तो इसका मतलब डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर 1/2, 1/6, एल्शियम विल बी 6, ये 3 3, और ये। 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब और कोई है ही नहीं, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी तकसीम 3 × 1 यानी 3 + 1 यानी 4, उसके 4 डिवीजन किए जाएंगे। फर्ज कर लीजिए 4 लाख रुपए अगर हैं तो 3 लाख किसको जाएंगे, डॉटर बेटी को, को। और 1 लाख किसको जाएंगी, ग्रैंड डॉटर को। ग्रैंड डॉटर। तो ओके। लेस देन 1 के अंदर 3 केसेस हो गए, ठीक है ना, एक हस्बैंड के साथ, एक वाइफ के साथ, और एक इस तरह के केसेस भी आ सकते हैं। तो वो जो किताब है उसको आप पूरा 1 महीना यूज़ कीजिए आराम से, जल्दी करने की जरूरत नहीं, हर एक का सवाल को समझ समझ के पढ़ें, और जो समझ में नहीं आता है वो मेरे से आप पूछें इसके अंदर, ठीक है। ओके। तो ये होमवर्क नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा काम है जो भी करना चाहता है, बाकी तो हमारे जो सवालात हैं उसी सवाल के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अभी तक कर लिया है, जो होमवर्क आपको दिया है वो होमवर्क आपके पास 6 होमवर्क आपके पास दिए गए हैं, 3 केसेस आपको समझाए गए हैं, पहला केस, दूसरा केस और ये तीसरा केस। अब जो आगे जो सवालात आएंगे इन्हीं केसेस के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।